नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कई जनपदों से आए हुए लोगों की समस्याओं को सुना गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों की समस्याओं को सुना जा सके और समाधान जल्द से जल्द हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। बाबू बनारसी दास ने संघर्ष किया था, स्वतंत्र भारत के लिए संघर्ष किया था। बीबीडी विश्वविद्यालय एक बड़ा नाम है। बाबू बनारसी दास को विनम्र श्रद्धांजलि। याद करिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक परंपरागत डिग्री को नहीं, जो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया मिशन की घोषणा की, पीएम स्टार्टअप की स्कीम को देश के अंदर लागू की थी, पीएम स्टैंड अप की स्कीम लागू की थी, पीएम मुद्रा की स्कीम जो लागू की थी, इन सबको जोड़ करके कैसे हम अपने यूथ की उन आकांक्षाओं को नया पंख लगा सकते हैं, इस दृष्टि से मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इसे आगे बढ़ाने का काम किया। और उन्होंने केवल यही नहीं किया, उन्होंने कहा हमारे पास स्केल है, लेकिन उस स्केल को स्किल में बदलना है। आप सोचिए, भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ा यानी भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा राष्ट्र है। देश के अंदर अगर आप देखेंगे, हमारी 56% आबादी ऐसी है जो वर्कफोर्स है, जो कामकाजी है, उसके लिए कार्य चाहिए, उसकी अपनी आकांक्षाएं हैं, उसके अपने सपने हैं। उन सपनों को उड़ान चाहिए और इसके लिए हमारे संस्थानों को तैयार होना है। और इसके लिए मोदी जी ने वे तमाम स्कीम तो दी, लेकिन साथ साथ उन्होंने 2020 में जब कोविड जैसी महामारी के सामने दुनिया पस्त थी, तब उन्होंने भारत को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दी, जिसमें स्केल को स्किल के साथ जोड़ते हुए भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी स्किल पावर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक नए महत्वपूर्ण कदम को आगे बढ़ाया था। और स्केल और स्किल के इस बेहतरीन समन्वय का केंद्र बिंदु लखनऊ में अगर है तो वहां बीबीडी यूनिवर्सिटी उसमें से एक है। इसमें हम सबको उसका एक समन्वित रूप यहां पर देखना चाहिए। हमें उस दिशा में आगे कार्य करना होगा। आज आप देख रहे होंगे, हर एक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल यह एक टेक्नोक्रेट के लिए ही नहीं, डेंटल साइंसेज में भी उसका क्या उपयोग हो सकता है, लॉ में उसका उपयोग कैसे हम कर सकते हैं, मैनेजमेंट में एआई का उपयोग कैसे हो सकता है, हमारे डे टू डे के कार्यों में एक पत्र भी ड्राफ्ट करना है तो एआई आपके लिए उपयोगी हो सकता है, बहुत उपयोगी हो सकता है। और मुझे लगता है यह आज की आवश्यकता है। लेकिन याद रखना, वह आपके द्वारा ही संचालित हो, आप उसके द्वारा संचालित न हो। कोई भी तकनीक होनी चाहिए, वो मनुष्य के द्वारा ही संचालित होनी चाहिए। मनुष्य उसके द्वारा संचालित न होने लग जाए, उस खतरे से हमें अभी बचने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा रोबोटिक में
भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। उसमें हमारे स्तर पर भी कुछ कार्य होने चाहिए। हमारे यहां जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारा इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है, उसे भी इस दिशा में नए प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। उस दिशा में अपने आप को तैयार करना होगा। जो प्रोजेक्ट वर्क मिले, हम उस दिशा में प्रयास करें। हमारी यहां की आवश्यकता क्या है? यहां के युवाओं की, यहां के अन्नदाता किसानों की, यहां के श्रमिकों की, यहां के अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की, क्या हम रोबोटिक का उपयोग करते हुए जो अभी भी ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों के माध्यम से अक्सर हमें जनहानि देखने को मिलती है, क्या उस जनहानि को रोकने के लिए हम रोबोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं? और हो सकता है। जैसे आप देखते होंगे, अक्सर सीवर के मेन होल की सफाई करते हुए जब कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य वहां जाता है, कोई सफाई कर्मी वहां जाता है, अक्सर वहां पर रिसने वाली अमोनिया और मीथेन गैस की चपेट में आता है और दम तोड़ देता है। अनह्यूमन भी है। एक मनुष्य सीवर की सफाई करने के लिए चाहे, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ भी होता है। क्या आप पैसे से किसी व्यक्ति की जिंदगी को वापस कर सकते हैं? कभी नहीं। हम तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, रोबोट उसमें एक योगदान दे सकता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी आवश्यकता क्या है, हम उसके अनुरूप रोबोट को तैयार करते हुए और उस सीवर लाइन को और मेन होल को सफाई करने में उसका उपयोग करेंगे। जनहानि भी रुकेगी, कार्य आसानी से भी होगा और साथ साथ हम लोगों को एक बेहतर, यानी जिसे आप ईज ऑफ लिविंग कह सकते हैं, इस लक्ष्य को प्रदान करने में हम भी अपने स्तर पर उसे योगदान दे सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकार ने बैन कर रखा है, या सामान्य रूप से हम लोग दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं, हम वहां के नियम कानून को मानते हैं और नियम कानून को इस रूप में मानते हैं दोनों प्रकार से। ट्रैफिक सेंस की दृष्टि से भी मानते हैं। ट्रैफिक के लिए अगर रेड लाइट आ गई तो हम वहां गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं। बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट पहनते हैं, फोर व्हीलर में है सीट बेल्ट बांधते हैं। लेकिन अपने देश में हम बाइक से जाएंगे तो हेलमेट नहीं पहनेंगे, फोर व्हीलर में जाएंगे तो सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे। रेड लाइट आएगी तो एक प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन पहले रेड लाइट का उल्लंघन करेगा। ये जो प्रतिस्पर्धा का भाव है, ये नकारात्मक भाव है। हम दुनिया के अंदर कानून मानते हैं, अपने देश के अंदर कानून नहीं मानते। हम जाएंगे विश्वविद्यालय परिसर में हैं और विश्वविद्यालय परिसर में रह करके हमने कुछ भी खाया और उसके रेपर को हम सड़क पे फेंकते हैं। कहीं डस्टबिन होगा वहां डाल सकते हैं, नहीं है तो अपनी जेब में रख करके जब डस्टबिन आएगा तब डाल सकते हैं। लेकिन एक सिविक सेंस वहां पे हमारा लुप्त हो जाता है। हम अपनी धुन में इतने मस्त रहते हैं कि जहां मर जाते हैं वहां कूड़ा फेंक देते हैं। और हर एक कार्य की जिम्मेदारी, ये केवल संस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, घर में भी यही होता है। घर में भी हम यही कार्य करते हैं। घर के अंदर भी जहां तहां फेंकते हैं और बाकी कुछ बच जाता है तो घर का कूड़ा सड़क में फेंक देते हैं। और हमें मानते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आएगा, सफाई कर्मी आएगा, वो अपने आप उठा देगा। हमारी सिटी क्या साफ रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। मैं आश्चर्यचकित था
लखनऊ में G20 की एक समिट थी। हम लोगों ने G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां 6 गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी, लेकिन वो जल्दी जल्दी भरे जा रहा है। हमने कहा देखो पकड़ेंगे तो भी बेइज्जती है, पूरी सिटी की बेइज्जती होती है, और कार्रवाई न करें तो भी एक अच्छा कार्य जो किया गया है प्रशासन के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा वह भी भंग हो रहा है। तो हमने कहा उनको बुला करके केवल एक फुटेज दिखा दो कि देखो भाई कुछ गमले हमारे गायब हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज में आपकी गाड़ी आ रही है, आपका फोटो आ रहा है, भाई इतना बोल करके छोड़ देना। ये स्थितियां हैं और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा संस्थान हमें टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़े, लेकिन साथ साथ उन संस्कारों के साथ भी जोड़े जिससे एक मजबूत इमारत का निर्माण हमें विकसित भारत के रूप में करना है। याद रखना, विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है वह विकसित यूपी से होगा, और विकसित यूपी से वह तब सब सपना साकार होगा जब आप सभी मिलकर के सामूहिक प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति नहीं, सरकार अपने स्तर पर इनिशिएटिव ले सकती है, तो अगर कदम आगे बढ़ा सकती है। पिछले 8-8.5 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता का मैं अभिनंदन करूंगा कि जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश नहीं सुधर सकता, क्योंकि मुझे एक लंबे समय तक देश की संसद में भी कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं अक्सर देखता था भारत सरकार के जब आंकड़े आते थे उन आंकड़ों में उत्तर प्रदेश का कहीं नाम नहीं होता था। उत्तर प्रदेश बॉटम 5 में रहता था। हम तरसते थे कि यूपी टॉप 3 में कब आएगा, ये बॉटम 3 में तो है, टॉप 3 में यूपी क्यों नहीं किसी भी स्कीम में। 2017 में जब हमें अवसर प्राप्त हुआ, हम लोगों के मन में एक भाव आया कि वास्तव में यूपी टॉप 3 में क्यों नहीं हो सकता। हमने यूपी टीम के साथ में अपने मंत्रिमंडल के साथ हम लोग बैठे, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठे, फिर मैंने उनसे कहा कि भाई देखो केवल प्रशासन को और मंत्रियों को यह काम नहीं करना है, याद करना कोई भी स्कीम तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें जन सहभागिता नहीं होगी। हम जन सहभागिता बढ़ाएं, डायलॉग पब्लिक के साथ हमारे डायलॉग अच्छे होने चाहिए। परिणाम क्या रहा? आज आप देखते होंगे भारत सरकार की जितनी भी स्कीम निकलती हैं, उन स्कीम में यूपी टॉप 3 में है, टॉप 3 में। आज यूपी पीछे नहीं है किसी भी उसमें। आप देखेंगे यूपी आज देश के अंदर अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें समाधान पे विचार करना होगा। याद रखना, जीवन में सफलता के 2 ही मार्ग हैं, और सफलता का सबसे बड़ा मार्ग है हम समाधान की तरफ जाएंगे तो सफलता प्राप्त होगी। हम समस्या की तरफ जाएंगे, समस्या को बार बार गिनाते रहेंगे तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। समस्या की बजाय समाधान पर ध्यान दीजिए, और समाधान का मार्ग तब निकलेगा जब हम सभी मिलकर के सामूहिक रूप से प्रयास प्रारंभ करें। आखिर यही प्रदेश था ना 2017 के पहले। याद करिए जब प्रदेश के अंदर सरकार बनी थी, चैलेंज था हम सबके सामने, क्योंकि
पहचान का संकट था उत्तर प्रदेश के सामने। लोग बोलते थे क्या होगा, युवा के सामने पहचान का संकट, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर, बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं, की पूर्ति के लिए उसके हाथ को कार्य चाहिए थे, अच्छे शिक्षण संस्थान ढूंढे नहीं मिल पाते थे, जो प्रदेश में नया निवेश की बात तो दूर, जो पहले से निवेश किए थे वे प्लान कर रहे थे और भारत सरकार की मीटिंग में जाते थे तो उत्तर प्रदेश की गिनती कहीं नहीं होती थी। और उस समय जब प्रयास प्रारंभ हुए, हम लोगों ने कहा कि भाई हम सबको लेकर के चलेंगे। मोदी जी का जो मंत्र है सबका साथ और सबका विकास, ये हमारा मंत्र होगा, लेकिन अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। लोगों को लगता था कि सब एक घोषणा है। हमने कहा घोषणा नहीं रही, देखो जब मूर्त रूप देंगे तो आप सब चिल्लाएंगे। और आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था का एक मॉडल दे दिया। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, देश के अंदर विभिन्न राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश आज उसका एक मॉडल देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश ने यह कर दिया है। ये प्रयास करने से होता है, ऐसा नहीं कि उस पर नियंत्रण हो सकता है। जहां हर तीसरे दिन दंगा होता था, 8-8.5 वर्ष से आपने देखा होगा कोई दंगा नहीं, कोई शोरगुल नहीं, पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाए जा रहे हैं और हर एक तबके के मनाए जा रहे हैं। हर एक, क्या होली हो, क्या दीपावली, क्या विजयादशमी, क्या रक्षाबंधन, क्या क्रिसमस, क्या ईद, बकरीद, सब कुछ तो सारे पर्व और त्योहार बहुत उमंग और उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। आज जब कोई पूछता है या मेरे पास आते हैं लोग, मैं पूछता हूं त्योहार अच्छा हो गया ना, अच्छा हो गया। मैं उनसे तब पूछता हूं कि देखिए कानून का शासन ऐसे ही होता है। कानून शब्द लगता भले ही बुरा है, लेकिन जब उसको व्यक्ति अंतःकरण से स्वीकार करता है तो उसका फल ऐसे ही होता है जैसे दवा कड़वी तो लगती है लेकिन उसके परिणाम सुखद होते हैं। ऐसे ही कानून है हमारे जीवन का हिस्सा, हमें उसका पालन करना ही होगा, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही होगा। और यह जब हम करेंगे तो हर एक क्षेत्र में उसके परिणाम हम सबको देखने को मिलेंगे। एक कानून व्यवस्था पे कार्य किया गया, परिणाम क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की झड़ी लग गई। जिस प्रदेश में 5 वर्ष में 50,000 करोड़ का भी निवेश नहीं आ पाता था, उस प्रदेश में हमने 8 वर्ष में 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को लाने में सफलता प्राप्त की। अनुमान करिए उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ी भी पहल होती है, जहां चाहा वहां राह, अपने आप रास्ता निकलता है। मैं भौचक था और ये आदत भी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त होता है। मन में एक भाव था, ये देश जब आजाद हुआ था तब उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। 1950 में उत्तर प्रदेश भारत के अंदर, भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का शेयर हुआ करता था 14%। और 2017 में जब हम लोग उत्तर प्रदेश की सत्ता हमारे पास आई, हमने देखा भारत की अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान क्या है, तो ये मात्र 8% से कम रह गया था, 8% से भी कम रह गया था। यूपी में निवेश क्यों नहीं हो रहा है? कारण है सुरक्षा नहीं। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी? कोई सुरक्षित नहीं। सुरक्षा की गारंटी उसे मिलनी चाहिए। हमने कहा हम इस गारंटी को लेंगे और
उन्होंने कहा साहब नियमों में सरलता होनी चाहिए। हमने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यूपी 14 नंबर प्रदेश में था, यानी देश के अंदर जितने राज्य थे यूपी का स्थान 14वें नंबर पर था। हमने कहा यूपी को हम टॉप स्टेट में लेकर के जाएंगे, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है हमने मात्र 2 वर्ष के अंदर यूपी को नंबर 2 स्थान पर पहुंचाया, और आज देश के अंदर टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग सेक्टर में हमें कार्य करने हैं। आज हमने इसके लिए पॉलिसी बनाई। पिक एंड चूज नहीं होगा, पिक एंड चूज नहीं होगा। जब स्वर्गीय अखिलेश दास जी ने यहां विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया होगा, उनसे कहा गया होगा कि आप 100 एकड़ लैंड पहले इकट्ठा करिए तब। अब आप सोचो कि उस समय ये आउटर सिटी था, उन्होंने अपनी क्षमता और सामर्थ्य से 100 एकड़ के क्षेत्रफल में विश्वविद्यालय बना लिया। आज के दिन पे कोई बना पाएगा? नहीं बन पाएगा। लखनऊ जैसी सिटी में 100 एकड़ लैंड, ये बहुत कठिन कार्य है, किसी प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए असंभव कार्य है। लेकिन उसी समय सरकार के चहेते लोगों के लिए 10 एकड़ में भी विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृति दे दी गई। पिक एंड चूज। हमने कहा पिक एंड चूज नहीं हो सकता। हम किसी का चेहरा देख करके निर्णय नहीं लेंगे। सरकार की पॉलिसी एक समान होनी चाहिए, चेहरा देख करके नहीं, उसकी क्षमता और उसकी योग्यता को देख करके एक समान पॉलिसी हो, पॉलिसी के दायरे में लोग आए और उसका लाभ लें। इसके लिए हम लोगों ने यूपी के अंदर अलग अलग सेक्टर की 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई, और पॉलिसीज के तहत कहा कि भाई लैंड बैंक हमारा, आप आइए, इस पॉलिसी को देखिए, आपको अच्छा लगता है यहां निवेश करिए, सरकार आपको सुरक्षा की गारंटी देगी, हर प्रकार की सुविधाएं देगी, आप आइए। तभी निवेश आया अलग अलग सेक्टर में। आपने देखा होगा सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? जब आपके ऊपर संकट आता है। देश के सामने ऐसे संकट आया, और प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा की, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा भारत के पराक्रम को, भारत की रक्षा सेनाओं के पराक्रम को, और उस पराक्रम में हमारे सेना के जवानों का साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और सानिध्य तो था ही। उत्तर प्रदेश राज्य को भी गौरव की अनुभूति होती है कि हम भी भारत की रक्षा सेनाओं के साथ में थे, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल इसी लखनऊ में बनी है, और ये उत्तर प्रदेश सरकार की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का पार्ट है। मुझे याद है जब ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लैंड देनी थी, कहां लैंड मिलेगी? मैंने कहा लखनऊ में मैं लैंड दूंगा और फ्री में लैंड दूंगा। देश की सुरक्षा का मामला आएगा, हम सब कुछ करेंगे। हमने फ्री में लैंड दी। लोगों ने कहा कि इतना पैसा आप जमीन पे लगाएंगे, कैसे आगे चलेगा? हमने कहा सब पैसा यहीं से आएगा, देखना। और पहली खेप वहां से निकली है। आप मान के चलिए कि हर वर्ष जब पूरी कैपेसिटी से ब्रह्मोस मिसाइल। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।